तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया है और इसकी पूरी कैटेगराइज, पूरे फाइलम को आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो जान लो जंतु जगत को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग क्या क्या है? तो पहला भाग जो है ना वो आपका होगा कशेरुकी। कशेरुकी, कशेरुकी क्या होता है? वर्टिब्रेट। ठीक है, और दूसरा भाग जो होता है वो अकशेरुकी। अकशेरुकी मीन्स अवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होता है? वर्टिब्रेट मीन्स जिसका रीढ़ की हड्डी होती है। ओके, तो अगर कशेरुकी की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ हड्डी उपस्थित। ठीक है, रीढ़ उपस्थित। और अकशेरुकी में क्या होगा? इसमें कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रीढ़ जो है ना ये अनुपस्थित। तो रीढ़ की हड्डी अकशेरुकी में नहीं पाई जाती। अब एग्जाम्पल देख लो, तो रीढ़ की हड्डी किसमें पाया जाता है? तो सांप में। ठीक है, सांप में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। और अगर अकशेरुकी की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे केंचुआ। केंचुआ, केंचुआ में कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। पहला मेजर डिफरेंस है। दूसरा जो है ना, इसमें खोखली पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र पीछे की ओर होती है। मतलब इसमें जो तंत्रिका तंत्र जो होती है ना, तंत्रिका तंत्र, वो पीछे की ओर होती है और खोखली पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, खोखली पृष्ठीय तंत्रिका तंत्र और वो पीछे की ओर होगी। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र होगा ना वो उदर पृष्ठ मतलब पेट की ओर होगा। ये सामने की ओर होगा। ये सामने की ओर होगा। इसमें जो तंत्रिका तंत्र होगा अकशेरुकी में, ये सामने की ओर होगा और कशेरुकी में पीछे की ओर होगा। ओके, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है इसमें ग्रसनी गिल्स पाया जाता है। मतलब श्वसन के लिए जो कशेरुकी होते हैं वो ग्रसनी गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रसनी में बहुत सारे जानवर आ जाएंगे और गिल्स में मछली वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्रसनी और गिल्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रसनी और गिल्स दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अकशेरुकी में ना तो ग्रसनी होता है ना ही गिल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद का जो पॉइंट होगा वो होगा पूंछ। पूंछ पाई जाएगी। ठीक है, पूंछ पाया जाता है कशेरुकी में और यहाँ पे पूंछ भी एब्सेंट होगा। तो समझ में आ गया कशेरुकी और अकशेरुकी में मेजर डिफरेंस क्या है? कशेरुकी मीन्स जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, जैसे कि सांप हो गया जिसमें तंत्रिका तंत्र पीछे की ओर पाया जाएगा, जिसमें ग्रसनी और गिल्स पाया जाएगा जो श्वसन में इस्तेमाल होगा, जिसमें पूंछ पाया जाएगा। अकशेरुकी में अगर आप देखोगे तो रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे केंचुआ हो गया। और अकशेरुकी में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सामने की ओर होता है। ठीक है, और न ही इसमें ग्रसनी गिल्स होता है न ही इसमें पूंछ पाया जाता है। तो एनिमल किंगडम को 2 भागों में इस तरह बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद अकशेरुकी को भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकशेरुकी को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? तो पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ओके, और दूसरा है मेटाजोआ। मेटाजोआ। देखो अकशेरुकी को भी 2 भागों में बांटा गया, एक प्रोटोजोआ एक मेटाजोआ। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, तो इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोटोजोआ जो है ना वो एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय है। ठीक है,
और मेटाजोआ जो है ये बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय मीन्स डेवलप होगा मेटाजोआ, और प्रोटोजोआ जो है वो प्राचीन होगा, एक कोशिकीय। ठीक है, ये मेन इन लोगों का डिफरेंसेस है। तो आपको समझ में आ गया कशेरुकी में क्या आते हैं और अकशेरुकी में क्या आता है। अकशेरुकी में दो और ग्रुप आते हैं, एक प्रोटोजोआ एक मेटाजोआ। ठीक है, तो अब ये तो बेसिक था। अब आपको मैं बता दूं कि टोटल फाइलम कितने हैं और प्रत्येक फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें जो हम फाइलम बताएंगे उसमें वर्टिब्रेट और अवर्टिब्रेट दोनों ही आएंगे। ठीक है, मतलब फाइलम में अगर आप देखोगे तो वर्टिब्रेट अवर्टिब्रेट दोनों ही आएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फाइलम। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ इस सीक्वेंस में ही इन लोगों का डेवलप भी हुआ है। सबसे पहले जंतु का अगर उत्पत्ति हुई है तो वो प्रोटोजोआ में हुई। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। इसका एक फाइलम भी है, इसको एक खुद में एक फाइलम, एक खुद इसका एक ग्रुप है प्रोटोजोआ। आपको पता होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ पाया जाता है, तो ये खुद एक फाइलम है। ठीक है, तो इसमें आपको दो टाइप के प्रोटोजोआ पाए जाएंगे। पहला प्रोटोजोआ है ना वो स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रोटोजोआ, और दूसरा जो है ना वो परजीवी। दो टाइप के प्रोटोजोआ पाए जाएंगे, एक स्वतंत्र एक परजीवी। स्वतंत्र में कौन आएंगे, तो पहला आएगा अमीबा। ठीक है, हमने ये सब प्रोटोजोआ में बताया था प्रोटिस्टा ग्रुप में। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यूग्लिना। ठीक है, तीसरा क्या होगा, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ये सारे स्वतंत्र प्रोटोजोआ में आएंगे। और परजीवी प्रोटोजोआ में कौन आएंगे, तो परजीवी में आएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा, इसका नाम अमीबा है लेकिन ये अमीबा नहीं है, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसका नाम आप सुने होंगे। ये क्या करते हैं, ये डायरिया फैलाते हैं। ठीक है, इसी की वजह से डायरिया होता है। डायरिया जो होता है ना वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है, ये परजीवी होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ है ये। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, जो ये ट्रिप्नोसोमा है इसकी वजह से क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग जो होता है उसको बोला जाता है स्लीपिंग सिकनेस, एसएस। तो ट्रिप्नोसोमा जो होते हैं वो हमें एसएस मतलब स्लीपिंग सिकनेस फैलाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये क्या फैलाते हैं, तो ये मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये जितने हैं कुछ ना कुछ हमें रोग फैला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये परजीवी है, ये हम पे आश्रित है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करे, डायरिया फैला रहा है, ये हम पे आश्रित है। ट्रिप्नोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस फैला रहा है, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो रहा है। तो ये सारे के सारे परजीवी प्रोटोजोआ है। ठीक है, और स्वतंत्र है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो हमें अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम से कोई खतरा नहीं है, लेकिन परजीवी प्रोटोजोआ से हमें बहुत खतरा है क्योंकि ये हमें बीमार कर सकती है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ दो टाइप के होते हैं, एक स्वतंत्र एक परजीवी। परजीवी जो होते हैं वो हमें बीमारी फैलाते हैं, स्वतंत्र हमें बीमारी नहीं फैलाते, और ये सारे के सारे एक कोशिकीय है। ठीक है, तो पहला फाइलम आपको समझ में आ गया प्रोटोजोआ। जो अकशेरुकी में था उसी को हमने बताया, अकशेरुकी जीव में पहला प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय था, और उसके अंदर जो फाइलम था ना उसको भी बोला जा रहा था प्रोटोजोआ फाइलम, क्योंकि उसका खुद का एक फाइलम था प्रोटोजोआ फाइलम। अब आएगा सेकेंड मेटाजोआ, मेटाजोआ। अब ये क्या है, तो प्रोटोजोआ आपको पता था एक कोशिकीय होता था, फिर उसका डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ, और वो बहुकोशिकीय में विकसित हुआ। ठीक है, बहुकोशिकीय बना, और जब वो बहुकोशिकीय बना तो बहुकोशिकीय बनने के बाद वो बन गया मेटाजोआ। ओके,
तो पहले वो प्रोटोजोआ था, फिर वो बन गया मेटाजोआ। अब मेटाजोआ में डेवलप हो गया। अब देखो मेटाजोआ के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं। प्रोटोजोआ में एक ही फाइलम था, खुद प्रोटोजोआ फाइलम, ठीक है, जिसमें कुछ स्वतंत्र जीव थे, कुछ परजीवी थे। लेकिन मेटाजोआ में बहुत सारे फाइलम आ गए और उसमें से हम लोगों को हर एक फाइलम को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मेटाजोआ के फाइलम में अगर घुसते हैं तो सबसे पहला जो फाइलम आएगा वो आपका आएगा फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। ये क्या है? ये मेटाजोआ का ही फाइलम है, ठीक है, ये मेटाजोआ का फाइलम है। और मेटाजोआ क्या है? एक प्रोटोजोआ का सब ग्रुप है। और प्रोटोजोआ क्या है? एक अकशेरुकी जीव है। और अकशेरुकी जीव क्या? एक जंतु जगत का फाइलम है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जंतु जगत से अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव से मेटाजोआ, और मेटाजोआ से पहला जो हमारा फाइलम है वो फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या होते हैं? ये सबसे पहला फाइलम है मेटाजोआ का, मतलब विकसित, जैसे बहुकोशिकीय हम बोल रहे हैं, तो पहला बहुकोशिकीय फाइलम है पोरीफेरा। इसे एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है, इसे एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एनिमल किंगडम का स्पंज बोला जाता है क्योंकि ये स्पंज जैसा होता है। इसकी आकृति कैसे होती है? मान लो इस शेप में होगा, ठीक है, तो इसके अंदर ये बड़े बड़े होल होंगे, मतलब आर पार यहाँ से पानी घुस सकता है, इस होल में पानी घुस के उधर पानी निकल सकता है, या फिर इधर पानी घुस के इस होल से निकल सकता है। मतलब इसके शरीर में होल होगा और आर पार पानी हवा जा सकता है। ऐसा किसी जीव में नहीं देखा जाता है, लेकिन इसमें होता है। इसको कितने भी पानी में डुबा दो ये डूबेगा नहीं, इसमें पानी पार हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पॉन्ज ग्रुप, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्पॉन्ज ग्रुप में आता है, ओके। तो इसे एनिमल किंगडम का स्पंज बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? तो पहला इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा साइकोन। जितने भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? हाइलोनेमा, हाइलोनेमा, ठीक है। साइकन और हाइलोनेमा पोरीफेरा का एग्जाम्पल है और ये स्पंज ग्रुप में आता है और ये एक एनिमल किंगडम का स्पंज कहलाता है, ठीक है। ये मेटाजोआ बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें एक सेल नहीं होता, बहुत सेल होते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोन और हाइलोनेमा, दो एग्जाम्पल है। पोरीफेरा समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम की ओर। तो हमारा जो दूसरा फाइलम होगा वो होगा निडेरिया, निडेरिया। अब निडेरिया फाइलम क्या होता है? तो निडेरिया फाइलम को एक और ग्रुप में एक और नाम से जाना जाता है, वो है सिलेंट्रेटा ग्रुप, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, सिलेंट्रेटा कंफ्यूज नहीं होना, सिलेंट्रेटा ग्रुप, ठीक है। सिलेंट्रेटा ग्रुप भी इसको बोला जाता है, निडेरिया को। इसमें क्या क्या आते हैं? इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें आते हैं, पहला एग्जाम्पल हाइड्रा। आप बहुत नाम सुने होंगे हाइड्रा का, तो हाइड्रा जो होते हैं वो निडेरिया में आते हैं, ठीक है। दूसरा आते हैं ओबिलिया, ओबिलिया, ठीक है, ओबिलिया आ जाएंगे। और तीसरा आएंगे पोरपिटा, पोरपिटा। जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा, ओबिलिया, पोरपेटा, ये सारे निडेरिया में आएंगे और निडेरिया को इस सिलेंट्रेटा ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो पोषण होता है ना, इस ग्रुप का जो पोषण होता है, इस ग्रुप का जो पोषण होता है वो मांसाहारी होता है, मांसाहारी। इसका पोषण मांसाहारी होता है और ये मोस्टली पानी में रहते हैं, ठीक है, ये जल में रहते हैं, ये जलीय होते हैं, जलीय जीव होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो निडेरिया समझ में आ गया, इसको सिलेंट्रेटा ग्रुप बोला जाता है। इसमें हाइड्रा, ओबिलिया और पोरपिटा आते हैं। इसमें पोषण जो होता है ये मांसाहारी के रूप में होता है और ये जलीय जीव होते हैं निडेरिया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा सेकंड फाइलम हो गया, ठीक है। सेकंड फाइलम समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड फाइलम की ओर। थर्ड फाइलम जो है उसका नाम क्या है? तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा
सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। तो थर्ड फाइलम का जो नाम है वो है टेनोफेरा। टेनोफेरा, ठीक है। टेनोफेरा ये हमारा तीसरा फाइलम है, ठीक है। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत क्या है टेनोफेरा का? तो इसकी जो बॉडी होती है ना, इसका जो शरीर होता है, इसका जो शरीर होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है मतलब आप इसके शरीर के आर पार देख सकते हो। मतलब अजीब तरह से ये जीव है टेनोफेरा। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये पारदर्शी शरीर वाले होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप आर पार देख सकते हो टेनोफेरा, ये पूछा जाता है। ओके, इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आएगा, इसका सबसे पहला क्या, इसका सबसे एक ही एग्जाम्पल होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जेलीफिश, ठीक है। जो जेलीफिश है ये इनका मेन एग्जाम्पल है, जेलीफिश। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है फिश नाम, इसका मतलब ये नहीं कि ये फिश है, ये मछली नहीं है। मैं पहले बता दूं, ये फिश है, नाम इसमें फिश है, जेलीफिश, लेकिन ये फिश नहीं है। ये टेनोफेरा फाइलम का एक जीव है। इसकी शरीर में पूरी पारदर्शी शरीर होती है, मतलब आर पार दिखा जाता है। मछली क्यों नहीं है? क्योंकि मछली जो होती है वो कहाँ पे आएगी? वर्टिब्रेट में आएगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अवर्टिब्रेट में चल रहे हैं, यहाँ पे वर्टिब्रेट कोई है ही नहीं, तो ये मछली नहीं हो सकती, ठीक है। ये क्या है? जेलीफिश टेनोफेरा ग्रुप में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम हमारा क्या है? फोर्थ फाइलम। फोर्थ फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। इसको बोला जाता है, इसका एक सबसे खासियत क्या पता है? ये चपटा होता है। ये चपटा था, मतलब इतना चपटा होता है कि आप इसको जमीन से उठा भी नहीं सकते, इतना चपटा होता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस ये बहुत ही फ्लैट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसलिए इसको बोला जाता है चपटा कृमि। इसका नाम है चपटा कृमि, ठीक है। इसको चपटा कृमि भी बोला जाता है क्योंकि बहुत ही चपटा होता है। देखो सबकी कुछ ना कुछ खासियत है, हर एक फाइलम की कुछ ना कुछ खासियत है ना, इसीलिए इसको फाइलम में डिवाइड किया गया। अब ये चपटा कृमि में जो जनन होता है वो किस प्रकार का जनन होगा? तो चपटा कृमि का जो जनन होगा ना, ये अलैंगिक होगा और लैंगिक दोनों होगा। अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का इसमें जनन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटा होता है इसलिए इसको चपटा कृमि बोला जाता है। और इसमें अलैंगिक लैंगिक दोनों टाइप के जनन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मीन्स क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब ये खुद में मेल और खुद में ये फीमेल होता है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उभयलिंगी होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, और ये बहुत ही चपटा होता है। ओके, समझ में आ गया? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका होगा, सबसे पहला इसका एग्जाम होगा टीनिया। टीनिया, टीनिया, ठीक है। टीनिया इसको बोला जाता है टेप वर्म, इसको बोला जाता है टेप वर्म, टेप वर्म बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको फीता कृमि, फीता कृमि बोला जाता है। टेप वर्म इसी को बोला जाता है, टीनिया को, इसका हिंदी में फीता कृमि इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल की बात किया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तो दूसरा एग्जाम्पल होगा फोसियोला, ठीक है, फेसियोला,
फैसियोला, इसको लीवर हुक वर्म बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लीवर हुक वार्म, लीवर हुक वार्म इसको बोला जाता है, ठीक है। फैसियोला, फैसियोला, ठीक है, ये फैसियोला किस में आता है, प्लेटीहेलमिन्थेस में, ये भी चपटा होता है। ओके, तो ये 2 एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं हमारा 5th फाइलम पे, फाइलम 5th। तो 5th फाइलम पे हम लोग आते हैं। 5th फाइलम क्या होगा, निमेटोडा, निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा, ये हमारा 5th फाइलम है। इसको बोला जाता है गोल कृमि, गोल कृमि, क्योंकि इसका शेप जो होता है ना वो राउंड होता है। ओके, निमेटोडा राउंड शेप का होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गोल कृमि। ओके, और फीता कृमि मतलब जो हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस था वहां से यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल ऑर्गन है ना, ये दोनों ही अलग अलग पाया जाएगा, अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। निमेटोड में निमेटोडा में जो है ना मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग पाए जाएंगे, मतलब ये उभयलिंगी नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें जनन कैसा होगा, ये उभयलिंगी नहीं होंगे, इसमें जनन कैसा होगा, तो जनन जो इसमें होगा वो लैंगिक होगा, इसमें जनन जो होगा लैंगिक होगा, ठीक है। मेल और फीमेल अलग अलग होंगे इसमें निमेटोडा में, ठीक है, इसको गोल कृमि के अंदर रखा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें मेन एग्जाम्पल ही होता है, ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या देखना है। तो पहला एग्जाम्पल होगा एस्केरिस, एस्केरिस, पहला एग्जाम्पल होगा एस्केरिस। और दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा वाउचेरिया, वाउचेरिया, ठीक है। ये वाउचेरिया क्या है पता है, यही फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया नाम आप सुने होंगे, फाइलेरिया जो रोग होता है वो इसी की वजह से होता है, फाइलेरिया ये फैलाता है, वाउचेरिया के द्वारा ही फैलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाथी पांव रोग, ठीक है ना, हाथी पांव रोग इसको बोलते हैं फाइलेरिया को। तो फाइलेरिया किससे फैलता है, वाउचेरिया से। और ये किस फाइलम में आते हैं, निमेटोडा में। और ये गोल कृमि होता है, ठीक है, इसमें जनन जो होता है वो लैंगिक होता है, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग में होता है, और ये उभयलिंगी नहीं होते हैं। समझ में आ गया, निमेटोडा ये गोल कृमि होता है। चलो सभी को समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फाइलम है वो है एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा ग्रुप, ठीक है। एनिलिडा ग्रुप में क्या होता है, एनिलिडा ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो है ना, इसमें भी आपको मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा केंचुआ, केंचुआ। दूसरा क्या हो जाएगा, जोंक। और तीसरा क्या होगा, नेरिस, ठीक है, केंचुआ, जोंक और नेरिस। केंचुआ जो है ना ये उभयलिंगी है, मतलब ये सभी उभयलिंगी है, उभयलिंगी होते हैं। इसमें मेल ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल ऑर्गन भी पाया जाता है, मतलब ये खुद जनन कर सकते हैं, इसको किसी और केंचुए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये उभयलिंगी होते हैं एनिलिडा ग्रुप में। इसकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और ये रुधिराणु होते हैं, मतलब ये ब्लड पीते हैं, ठीक है। ये जब कि सभी इनमें पोषण क्या होता है, इसका जो पोषण है ना वो आप देखोगे तो रुधिरहारी होते हैं, ये रुधिरहारी होते हैं, मतलब ये पोषण में ब्लड चूसते हैं, ठीक है। जोंक और नेरिस की मैं बात कर रहा हूं। और केंचुआ जो है ये जो होते हैं ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ओके। तो ये परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब ये मिट्टी से अपना भोजन करते हैं, अपना गेन करते हैं, ठीक है। तो जोंक और नेरिस में अगर आप देखोगे पोषण तो रुधिरहारी होगा, और केंचुए में परजीवी टाइप का हेट्रोट्रोपिक टाइप का पोषण होगा, लेकिन ये कोई भी अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा, ठीक है।
चलिए, तो उभयलिंगी होते हैं, तो मैन केचुआ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये इसका पोर्शन भी जो है ना वो जोंक केचुआ जोंक और नरिश से अलग है। ओके, चलिए एनेलिडा समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का ग्रुप, ठीक है, मोलस्का ग्रुप ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी जीव आते हैं उनका शरीर जो होता है ना वो मुलायम होता है, शरीर बहुत ही मुलायम होगा एवं कवच युक्त होगा, कवच युक्त शरीर होगा, शरीर मुलायम होगा, कवच युक्त होगा, ठीक है। मोलस्का ये उभयचर होते हैं, ये उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस ग्रुप होते हैं, ठीक है। मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं, ये उभयचर क्या होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और मृदा में भी रह सकते हैं, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। उभयचर ग्रुप होते हैं, इसका शरीर मुलायम होता है और कवच युक्त होता है। कवच किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, ठीक है। हाँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कैल्शियम ये है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्रावन करती है, ये इंपॉर्टेंट एक और टर्म लिख लो, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का स्रावन करती है, स्रावन करती है। ये जो कवच है ये कैसे बना, ये खुद के स्रावन से बनता है, ठीक है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करती है और जिससे वो कवच बनता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का खुद सिक्रीशन करता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा शंख। आपने शंख देखा होगा, जो आप लोग फूकते हो वो तो मरने के बाद, लेकिन जिंदा में वो एक मोलस्का ग्रुप का जीव है। दूसरा क्या हो जाएगा, घोंघा, घोंघा से तो आप परिचित होंगे, बरसात में आपको दिख जाएगा। और तीसरा क्या होगा, ऑक्टोपस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन करके कवच युक्त शरीर होता है, तो ऑक्टोपस में तो आपने कवच नहीं देखा होगा, लेकिन ऑक्टोपस में भी कवच होता है। ऑक्टोपस का शेप कैसा होता है, इस शेप का होता है और फिर ऐसे ऐसे आपका 8 पैर होता है ना। तो ये जो है ना उसका जो आउटर पार्ट होता है वो भी एक तरह से कवच ही होता है, ठीक है। वो भी सिक्रीशन करती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, लेकिन उसका जो कवच होता है ना वो वैसा नहीं होता जैसे घोंघा और शंख का होता है, लेकिन उसका भी होता है कवच, वो भी मजबूत होता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस भी मोलस्का ग्रुप में ही पाया जाता है, भले उसका कवच नहीं होता है लेकिन ये भी मोलस्का ग्रुप में पाया जाता है, और इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस किस ग्रुप में आते हैं ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मोलस्का ग्रुप में आते हैं, ठीक है। इसमें जो पोषण होता है ना, पोषण, इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, परजीवी, इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो परजीवी होता है। ओके, चलो सभी को समझ में आ गया मोलस्का ग्रुप क्या होता है। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा ग्रुप। इस ग्रुप में आपको पैरों में संधि दिखाई देगी, पैरों में संधि मतलब संधि युक्त पैर, संधि युक्त पैर आपको दिखाई देंगे। संधि युक्त पैर मतलब क्या होता है, पैर में अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से जाले जाले टाइप के दिखेंगे, ठीक है, इस तरह से जाले दिखेंगे। मतलब ये मान लीजिए पैर है, ये मान लीजिए उसका फिंगर है 3, तो यहाँ पे आपको इस तरह से जाले जाले दिखाई देंगे, रेसे टाइप के, ठीक है, रेसे टाइप के। ये क्या करते हैं, मतलब ये कहीं भी चिपकने का काम करता है, ठीक है, ये कहीं भी चलेंगे तो वो उसको ग्रिप देगा, तो ये जाले पाए जाएंगे, संधि। ओके, ये संधि युक्त पैर पाया जाता है ऑर्थोपोडा ग्रुप में, आपको संधि युक्त पैर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, संधि युक्त पैर। उसके बाद इस ग्रुप में आपको एक खासियत देखने को मिलेगा, 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर देखने को मिलेगा, 3 जोड़ी पैर, मतलब हर एक इस ग्रुप में जितने भी जीव आएंगे सबके 6 पैर होंगे, ठीक है, इस ग्रुप में जितने भी जीव आएंगे सबके 6 पैर होंगे, 3 जोड़ी पैर आएंगे, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े इसी ग्रुप में आते हैं, जितने भी कीड़े
मकोड़े हैं वो इसी ग्रुप में आएंगे, और इस ग्रुप में करीब करीब 10 लाख प्रजाति आता है। ठीक है, इस ग्रुप में करीब करीब 10 लाख प्रजाति आता है। जितने भी कीड़े मकोड़े मक्खी सब इसी में आएंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देंगे तो तितली, बटरफ्लाई, ठीक है, कॉकरोच, इस सब में देखो आप 6-6 पैर दिखेगा। टिड्डा, ठीक है, झींगा मछली, देखो यहाँ भी नाम है झींगा मछली, लेकिन ये मछली नहीं है, झींगा मछली, ये हमारा ऑर्थोपोडा, ये एक कीड़ा है। ठीक है, झींगा मछली, केकड़ा, ये सारे के सारे हमारे आएंगे ऑर्थोपोडा में। ठीक है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, और 10 लाख प्रजाति है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी प्रजाति में पंख पाया जाए, तो वो पंख की संख्या क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, पक्षियों की तरह 2 पंख नहीं पाया जाता, इसमें पंख 4 पाया जाता है। तितली में अगर आप देखोगे तो वहां भी 4 पंख होते हैं, 2 बड़े बड़े 2 छोटे छोटे। तो पंख अगर होगा तो वो 4 पंख वाले होंगे। पैर तो सभी में कंपलसरी है कि 6 पैर होंगे, मतलब 3 जोड़ी होंगे, पैरों में संधि होगी। और सारे कीड़े मकोड़े इसी ग्रुप में आएंगे, और इसको बोला जाता है पूरा फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम। ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम इसी को बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा ग्रुप आप बोल दो, फाइलम बोलो। तो सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछा जाए तो आप बताना कि ऑर्थोपोडा होता है, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ा फाइलम होता है। चलो अब देखो, सबसे बड़ा फाइलम, यहां से क्वेश्चंस पूछता है कि सबसे बड़ा फाइलम अगर पूछा जाए तो आप बताओगे ऑर्थोपोडा। ठीक है ना, ऑर्थोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? दूसरा बड़ा फाइलम कौन सा है? तो आपको बताना है मोलस्का। ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोलस्का जो है ना वो सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है। फर्स्ट ऑर्थोपोडा में करीब 10 लाख प्रजाति पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा। जितने भी कीड़े मकोड़े कीट सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। ठीक है, और ऑर्थोपोडा का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट फाइलम हमारा है 9th नंबर का इकाइनोकार्डेटा। इसको इकाइनोडर्मेटा भी बोला जाता है, इकाइनोडर्मेटा या फिर इकाइनोकार्डेटा। ठीक है, इकाइनोकार्डेटा भी आप बोल सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी बोल सकते हो। ये इकाइनोडर्मेटा ग्रुप है। इसमें क्या होते हैं, इसका जो शरीर होता है ना, इनमें जो शरीर होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं, मतलब इसके शरीर में कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, कांटे, नुकीले कांटे पाए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेंगे तो इसमें स्टार फिश आएगा, स्टार फिश। इसमें आएगा सी लिली, और इसमें आएगा सी कुकुम्बर। ठीक है, स्टार फिश, सी लिली, सी कुकुम्बर इसके एग्जाम्पल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ग्रुप में वर्टिब्रेट
का भी थोड़ा बहुत लक्षण आता है, मतलब अविकसित रीढ़ की हड्डी भी इसमें पाई जाती है, अविकसित, ठीक है, अविकसित रीढ़ भी पाई जाती है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले जो हमारा ग्रुप आया था, मतलब जीव जंतु जगत का जब स्टार्ट हुआ था, जंतु जगत जब बनना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले आया था अकशेरुकी जीव, ठीक है, अकशेरुकी जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं था। उसमें भी दो कैटेगरी था, एक प्रोटोजोआ था, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो था वो एक कोशिकीय था, ठीक है, उसके अंदर अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम था स्वतंत्र के रूप में, और परजीवी के रूप में एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपनोसोमा और प्लाज्मोडियम था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसका विकास हुआ, उसका विकास हुआ और एक कोशिका से वो बहुकोशिका बना, और बहुकोशिका बना तो फिर मेटाजोआ बना, और मेटाजोआ जब बना तो सबसे पहले मेटाजोआ जो बना वो फाइलम पोरीफेरा बना, ठीक है, पोरीफेरा बना। उसमें क्या था कि उसका शरीर स्पॉन्ज जैसा था, लेकिन उसका सेल बहुत ज्यादा था, वो थोड़ा डेवलप था, प्रोटोजोआ से डेवलप था पोरीफेरा, ठीक है, जिसमें साइकोन और हाइलोनेमा आ रहा था, ठीक है, वो एनिमल किंगडम का स्पंज भी कहला रहा था। फिर उसका डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ, तो फिर बना निडेरिया। निडेरिया का हम लोग सिलेंट्रेटा ग्रुप भी बोल रहे थे, जिसमें हाइड्रा आया, ओबिलिया आया, पोरपिटा आया, ठीक है, क्योंकि वो मांसाहारी होने लगे और वो पानी में रहने लगे और मांस भी खाने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डेवलप हुआ तभी निडेरिया बना, सिलेंट्रेटा ग्रुप्स। फिर उसका डेवलप हुआ तो टीनोफोरा बना। टीनोफोरा, उसकी जो बॉडी है ना वो पारदर्शी होने लगी टीनोफोरा का, वो एक आप आर पार देख सकते हो, जैसे कि जेलीफिश हो गया। फिर टीनोफोरा से डेवलप हुआ, उसका जब विकास हुआ तो बना प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, अब ये क्या हुआ, चपटा कृमि कहलाने लगा ये। इसमें क्या डेवलप हुआ कि इसमें जनन जो है ना अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरीके से होने लगा, इसमें बाइसेक्सुअल ऑर्गन्स होने लगा, ये उभयलिंगी होने लगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या था, टीनिया और फैसियोला, ठीक है, टीनिया को फीता कृमि बोला जाता था और फैसियोला को लिवर हुक वार्म बोला जाता था, ओके। फिर उसका विकास हुआ और बना निमेटोडा, जिसको हम लोग बोल रहे थे गोल कृमि, ठीक है, निमेटोडा बना, वो बना गोल कृमि, ठीक है, इसका विकास हुआ तो बना गोल कृमि। और गोल कृमि में जो फीमेल और मेल ऑर्गन अलग अलग होने लगा, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता था, एस्केरिस और वाउचेरिया। वाउचेरिया कौन है, जो फाइलेरिया रोग फैला रहा है, जिसको हम लोग हाथी पांव के नाम से जानते थे। फिर उसका डेवलप हुआ तो फिर क्या बना, एनिलीडा, ठीक है, एनिलीडा ग्रुप बना। इसमें क्या आया, जोंक आया, केचुआ आया, नेरिस आया, ठीक है, और ये देखो कितना विकास हो चुका है, एक पानी से छोटा सा जीव बाहर आके अब जमीन में रेंगने लगा। फिर उसका डेवलप हुआ तो फिर बना मोलस्का ग्रुप, मतलब ये सब डेवलप हो के बना, मोलस्का ग्रुप बना। मोलस्का में क्या आने लगा, शंख, घोंगा, ऑक्टोपस, ये सब आने लगा, मतलब शरीर का डेवलप हो रहा है, ठीक है, मोलस्का ग्रुप में आने लगा, ये सब परजीवी होते हैं। उसके बाद उसका डेवलप हुआ तो वो बन गया ऑर्थोपोडा, ठीक है, ऑर्थोपोडा में क्या हुआ कि आपका 6 पैर देखने को मिला और 4 पंख देखने को मिला, पैर में संधि देखने को मिला, ये उड़ने लगे, सारे कीड़े मकोड़े इसके अंतर्गत आ गए, मतलब कीड़े मकोड़े तक विकास हो चुका था, ठीक है, इसमें तितली, कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा, ये सब आते थे, इतना डेवलप हो गया। और इसको सबसे बड़ा ग्रुप भी बोला जा रहा था क्योंकि उसमें 10 लाख से भी ज्यादा प्रजाति पाए जाते थे, ठीक है, और दूसरा मोलस्का का बोला जा रहा है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे ऑर्थोपोड आया, इसका फिर डेवलप हुआ और बना इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा बना। तो इकाइनोडर्मेटा जो बना, इसमें अब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा रीढ़ की हड्डी विकसित होने लगा, मतलब रीढ़ की हड्डी जो अभी पाया जा रहा है वो अविकसित रूप से पाया जा रहा है, मतलब रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गया, मतलब डेवलप हुआ तो रीढ़ की हड्डी बन गया, लेकिन अविकसित रूप से बनने लगा। इसमें स्टार फिश, सी लिली और सी कुकुम्बर आ रहा है, लेकिन ये कोई भी मछली नहीं है, ये सारे के सारे इकाइनोडर्मेटा ग्रुप के जीव हैं, और इसमें रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो फाइलम आएगा उसमें विकास क्या होगा, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, इसके बाद का जो फाइलम आएगा उसमें जो विकास होगा वो रीढ़ की हड्डी का होगा, मतलब अब जो फाइलम आएगा उसका नाम आएगा कार्डेटा, ठीक है, कार्डेटा। इसमें क्या होगा, विकसित रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा, विकसित रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा, ठीक है, कार्डेटा आया, इसमें विकसित रीढ़ की हड्डी। अब देखो रीढ़ की हड्डी का विकास हो गया, और इसमें मतलब विकास होने के बाद ये बहुत सारे चरम में पहुंचा। तो इसका जो विकास हुआ ना, तो किस तरह से हुआ, सबसे पहले देखो इसका क्या बना,
सबसे पहले बना मछली। अब देखो डेवलप हो के मछली बना, अब मछली से डेवलप होके बना उभयचर, उभयचर, फिर उभयचर के बाद बना सरीसृप, सरीसृप रेप्टाइल्स, उसके बाद बना पक्षी, और उसके बाद बना स्तनधारी जिसमें हम लोग आते हैं। तो इस तरह से कार्ड डेटा का विकास हुआ। और ये जो हम सीक्वेंस में लिखे ये एक्चुअली सीक्वेंस में ही बना। देखो मैं कैसे बताऊंगा कि देखो सबसे पहले जो बना वो मछली बना, ठीक है। मछली का जब विकास हुआ तो उभयचर बना, उभयचर का विकास हुआ तो सरीसृप बना, फिर पक्षी बना, और फिर स्तनधारी बना। ओके, ये सब डेवलप कर करके ही बना, और एंड में मनुष्य बना जो हम लोग लास्ट में आते हैं। तो इस तरह से कार्ड डेटा का विकास हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन कैसे हुआ इसको हम लोग समझते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कैसे एवोल्यूशन हुआ और कैसे मछली से स्तनधारी का जो सफर है हम लोग ने तय किया। एवोल्यूशन जो हुआ ना वो एक्चुअली हुआ क्यों? भोजन की आस में, भोजन की तलाश में, ठीक है। जितना भी एवोल्यूशन हुआ सब भोजन की वजह से हुआ। तो देखो सबसे पहले मछली था, मछली, मछली को नॉर्मली पानी से भोजन मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ कि जब पानी से किसी मछली को भोजन नहीं मिला होगा, वो मछली जब भूखी रही होगी, उसको भोजन की तलब जो है वो पूरी नहीं हुई होगी पानी से, तो उसने क्या किया, पानी के बाहर यहाँ से वो मछली क्या किया, अपना पेट भरने के लिए वो पानी के बाहर मिट्टी में गया, ठीक है, पानी के बाहर मिट्टी में गया, और वहाँ पे उन्होंने भोजन तलाश किया। अब वहाँ पे उसको भोजन मिल गया, वो भोजन करके फिर वापस पानी में आ गई, ठीक है। इस तरह जब भी उसको पानी में भोजन की कमी होती थी वो बाहर जाता था और फिर भोजन करके वापस आ जाता था। इस तरह से उन मछली में ऐसा गुण आया जो पानी के बाहर जाके भी वापस आ सकती थी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब तुरंत जाती थी और भोजन करके वापस आ जाती थी। तो इस गुण को एवोल्यूएट हो के उन्होंने एक नया प्रजाति बना लिया खुद का, और उसको हम लोग बोलते हैं उभयचर ग्रुप, ठीक है, उभयचर ग्रुप। ये एक साल में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, ये लाखों करोड़ों साल में हुआ कि एक मछली कैसे उभयचर बना। वो पानी में जब उसको पूर्ति नहीं होती थी भोजन की तो वो मिट्टी में जाता था, फिर भोजन करके वापस आ जाता था। इसलिए उनमें ऐसा गुण आ गया कि वो पानी में भी रह सकता है और मिट्टी में भी रह सकता है, और उसी से उभयचर ग्रुप का निर्माण हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, तो वो पानी में भी रह सकता है, मिट्टी में भी रह सकता है। अब क्या हुआ कि जो भी उभयचर होते हैं, आप ध्यान देना, उभयचर जो होते हैं वो पानी के आसपास ही रहते हैं, ठीक है, पानी के आसपास ही रहते हैं। लेकिन अब वो जो है ना पानी और मिट्टी में भोजन तो कर रहे हैं, लेकिन पानी के आसपास मिट्टी में उसका भोजन की पूर्ति नहीं हो रही है, पानी में भी नहीं हो रही है, और पानी के आसपास के जो मिट्टी है वहां से भी उसकी भोजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पानी से थोड़ा दूर और गया, ठीक है, पानी से, पानी के एरिया से थोड़ा दूर और गया भोजन की तलाश में, और उसको थोड़ा दूर में भोजन मिला, ठीक है। लेकिन जब वहां पे भोजन मिला तो वो वापस जो आया ना, तो वो पानी में कुछ लोग तो लौट गया, लेकिन सभी लोग पानी में लौट नहीं पाया, कुछ लोग मिट्टी तक ही रह गए, मतलब कुछ ज्यादा ही दूर निकल गया, तो वापस वो पानी तक वो आ ही नहीं पाया, पानी वो ढूंढ ही नहीं पाया, तो वो मिट्टी में ही रह गया, ठीक है। लेकिन ये जो अचानक पानी से बाहर निकला है और मिट्टी में जो ये जा रहा है, तो ये कैसे मिट्टी में जाएगा, इसके पास पैर तो है नहीं क्योंकि ये पानी से निकला हुआ है, तो ये पैर तो है नहीं, तो ये जो मिट्टी में जो लंबा दूर सफर तय किया ना वो रेंग के किया, ठीक है, रेंग के किया, और रेंग के करने की वजह से इसमें एक गुण आ गया, रेंगने का गुण, और रेंगने के गुण आने की वजह से एक नया ग्रुप का निर्माण हुआ, एवोल्यूएट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सरीसृप, ठीक है, सरीसृप। ये क्या हुआ, रेंगने लगा मिट्टी में। लेकिन सरीसृप में देखना कुछ गुण ऐसे भी होते हैं कि वो पानी में भी आ जाएंगे लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं हो, जैसे स्नेक वगैरह होता है, जैसे हो गया मगरमच्छ हो गया, जो रेंग भी लेता है लेकिन वापस जब वो पानी में आता है तो पानी में वो डूब के नहीं मरता, पानी में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो पानी से ही उठा हुआ होता है, ठीक है, पानी से ही उठ के वो उभयचर बना था, और उभयचर से वो थोड़ा दूर और रेंग गया तो सरीसृप बन गया। अब देखो ये रेंगने का प्रोसेस होने लगा, जब ये मिट्टी में थोड़ा दूर और जाने लगा, फिर भी इसका भोजन की जब कमी हुई, जब इसको भोजन की पूर्ति वहां भी नहीं हुई, तो फिर इन्होंने क्या किया ना,
अपने से ऊपर कोई वस्तु को खाने का कोशिश किया, मतलब वो अपने से ऊपर कोई वस्तु को खाने के लिए छलांग लगाया, आप ऐसा समझो, छलांग लगाया तो सामने का वस्तु था वो खा गया, फिर भोजन थोड़ा और ऊपर दिखा तो और थोड़ा छलांग लगाया, फिर इस तरह से और थोड़ा छलांग लगाया, ठीक है, और ऊपर का भोजन खाने के लिए और थोड़ा ट्राई किया और फिर वो क्या हुआ, उड़ गया, वो उड़ गया। भोजन की कमी जब मिट्टी से नहीं होने लगा पूरा, तो वो छलांग लगा लगा कि वो उड़ गया और उड़ने की उसमें कैपेसिटी आ गई और फिर उसका एवोल्यूशन हो गया पक्षी में, ठीक है। तो देखो मछली से कैसे एम्फीबियन बना, एम्फीबियन से कैसे सरीसृप बना और फिर कैसे वो पक्षी बन गया। अब वो आसमान में चारों तरफ उड़ने लगा और अपना भोजन आसानी से जुटाने लगा, तो पक्षी का एवोल्यूशन हो गया। लेकिन पक्षी बनने के बाद उसको एक प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ कि जब वो अंडा देने लगी, जब वो अंडा देती तो उसको क्या होता, ऊपर में वो आसमान में उड़ उड़ के अंडा नहीं दे सकती थी, उसको बच्चे पैदा करने के लिए फिर से जमीन में आना पड़ता था, ठीक है, जमीन में आना पड़ता था और अंडा को जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक उसको जमीन में रहना पड़ता था, ठीक है, उसके बाद फिर वो उड़ती थी। तो अंडा देने के लिए जो पक्षी वापस जमीन में आती थी और उसके साथ कुछ वक्त बिताती थी, तो वक्त बिताने के बाद कुछ पक्षियों में आलसीपन आ गया कि जमीन में जब आना ही पड़ रहा है तो फिर आने के बाद उस बच्चे को पैदा होने के बाद वो वापस उड़ना चाहा ही नहीं, ठीक है, वो वापस उड़ना चाहा ही नहीं। तो आप देखना कुछ पक्षियों में क्या होता है, उड़ने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, वो सब उसी कैटेगरी में आते हैं जो मतलब योजक कड़ी होती है ना, पक्षी और आगे की जो स्पीसीज है उसके बीच की योजक कड़ी में आते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग हो गया और भी बहुत सारे पक्षी जो अच्छी तरह से उड़ नहीं पाते हैं। तो वो क्या किए ना, जमीन में आए, अंडा उंडा दिए, फिर उसको उड़ने का मन नहीं किया तो वो जमीन में ही रह गए, जमीन में ही रह गए। तो फिर जमीन में रहने के लिए उसके पास सब कुछ आ गया, मतलब पैर हाथ सब कुछ आ गया, हाथ तो नहीं बोल सकते, पैर आ गया और सब कुछ आ गया जमीन में रहने की। तो उन्होंने एक और ग्रुप को एवेल्युएट किया और उसको बोला जाता है स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी। ये एवोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ ये 1 साल 2 साल में नहीं, लाखों करोड़ों साल में हुई होगी। तो देखो मछली से कैसे उभयचर बना, उभयचर से कैसे सरीसृप बना, सरीसृप से पक्षी बना और पक्षी से स्तनधारी बना। अब स्तनधारी बन गया। अब देखो स्तनधारी का भी 3 पार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्तनधारी का भी 3 पार्ट होता है। स्तनधारी तो बना, स्तनधारी में क्या होता है, जो बच्चे को पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो जो स्तनधारी बना वो फर्स्ट में जो स्तनधारी बना था वो कैसा बना था, तो फर्स्ट में जो स्तनधारी बना था उसका नाम था प्रोटोथेरिया, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। पहला जो स्तनधारी बना वो प्रोटोथेरिया बना। प्रोटोथेरिया मीन्स अंडा देना, ये अभी भी अंडा दे रहा है। देखो ये अभी अभी पक्षी से स्तनधारी बना है, ठीक है, ये अभी अभी पक्षी से स्तनधारी बना है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, अंडा दे रहे हैं। लेकिन स्तनधारी के ग्रुप में है तो फिर ये बच्चों को दूध पिलाएगा। तो अंडा से निकलने के बाद जो बच्चा निकलता है उसको वो दूध पिलाता था, ठीक है। पक्षी में क्या होता है, वो दूध नहीं पिलाता, वो अंडा देता है और डायरेक्ट बच्चा हो जाता है। लेकिन ये स्तनधारी में आता है प्रोटोथेरिया, तो ये अंडा देता है लेकिन अंडा से जो बच्चे निकलते उसको बाद में जाके दूध पिलाते हैं, इसलिए ये स्तनधारी ग्रुप में आता है। लेकिन इसका गुण अभी भी थोड़ा थोड़ा पक्षियों जैसा अंडा देने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी स्तनधारी बना है, ठीक है, प्रोटोथेरिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रोटोथेरिया का जो हुआ डेवलप हुआ, विकास हुआ और एवोल्यूएट हुआ और फिर बना मेटाथेरिया, ठीक है। प्रोटोथेरिया के बाद बना मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। अब मेटाथेरिया में क्या हुआ, मेटाथेरिया में एक ऐसा मतलब जीव का निर्माण हुआ जो अब अंडा नहीं दे रहा, अब डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे रहा है। लेकिन वो जो बच्चा है ना वो अविकसित बच्चा है, अविकसित, अविकसित। अविकसित बच्चा कैसा होता है, जैसे आप कंगारू का बच्चा को देखे होगे, वो अविकसित होता है, वो पेट के अंदर ही रहता है लेकिन वो बाहर झांकता है। क्यों, क्योंकि उसका जो मतलब अभी विकास हुआ नहीं, उसका हाथ पैर बहुत कमजोर है, या तो कान है ही नहीं, कान अभी आया नहीं है, आंख अभी आया नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे आंख और कान आता है, धीरे धीरे सब कुछ आता है, ठीक है। अब बहुत सारे जानवर के बच्चों को देखोगे जब वो पैदा होता है, जैसे कि कुत्ते का बच्चा हो गया, बिल्ली का बच्चा, जो पैदा होता है तब उसके पास आंख नहीं होता है, फिर धीरे धीरे आंख आता है। तो ये सब अविकसित बच्चे के कैटेगरी में आता है। धीरे धीरे अविकसित बच्चा भी डेवलप करते गया और फिर डेवलप करते करते इसका भी एवोल्यूएट हुआ और एवोल्यूएट होने के बाद फिर से एक और ग्रुप का निर्माण हुआ, यूथेरिया, ठीक है, यूथेरिया। यूथेरिया जो बना तो ये जो है ना ये अब विकसित बच्चा देने लगा, अब ये पूरी तरह विकसित बच्चा देने लगा,
ठीक है, ये पूरी तरह विकसित बच्चा देने लगा। मतलब आप समझ रहे हो कि यूथ एरिया जो है ना, इसमें पूरा का पूरा विकसित बच्चा आ रहा है। जैसे बच्चा पैदा हुआ पूरा विकसित, इसमें हम लोग आएंगे इंसान। तो इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम सारा कुछ उसका डेवलप रहता है, हाथ पैर आँख सब कुछ रहता है। ऐसा नहीं कि पैदा होने के बाद आँख आता है या फिर हाथ आता है, ऐसा कुछ नहीं। सब डेवलप होने के बाद वो पैदा होता है, तो वो यूथ एरिया में आता है और यूथ एरिया में इंसान आता है। ठीक है, तो स्तनधारी का भी 3 चरण होता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथ एरिया। और हम लोग जो आते हैं यूथ एरिया में, ये सबसे विकसित फॉर्म होता है यूथ एरिया, क्योंकि यहाँ पे जाके विकास जो है एकदम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब भी इसको कंप्लीट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके बाद भी विकास एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और एवोल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो कभी खत्म नहीं होता है। अब देखो, इंसान जो यूथ एरिया बन गया, इसके बाद भी कुछ एवोल्यूशन होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हम लोग को भी नहीं पता, जब होगा तब पता चलेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा एवोल्यूशन हुआ। मछली कैसे उभयचर बनी, उभयचर से कैसे सरीसृप बना, सरीसृप कैसे पक्षी बना, फिर स्तनधारी बना, स्तनधारी में प्रोटोथेरिया, फिर मेटाथेरिया, फिर यूटेरिया। इस तरह से पूरा का पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इंसान का निर्माण होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। इस पूरा चैप्टर में जो भी निचोड़ था मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपके सामने बताएंगे और उसके रिगार्डिंग जितना भी कंसेप्ट होगा वो मैं चैप्टर के साथ आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। जल संचालन तंत्र किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, कार्डेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इसके अंतर्गत अविकसित रीढ़ की हड्डी वाले जीव आते हैं, क्योंकि इसके बाद जो होता है ना वो रीढ़ की हड्डी में विकास हुआ था। और इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सब जलीय होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? स्टार फिश, इसमें स्टार फिश आते हैं, इसमें सी लिली आते हैं, सी लिली, इसमें सी कुकुम्बर आते हैं। ये सारे के सारे पानी में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, इसमें वर्टिब्रेट जो है ना वो अभी विकास चरण पे है, मतलब अभी विकास हुआ नहीं है, और सब के सब जल में पाए जाते हैं। पोरीफेरा क्या होते हैं? तो पोरीफेरा के सदस्यों में जो होते हैं ना, शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं। मैंने बताया था बहुत सारे छिद्र होते हैं, आर पार पानी पास हो सकता है, इतना छिद्र होता है, इसलिए इसको स्पॉन्ज ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, एनेलिडा क्या होते हैं? एनेलिडा जो होते हैं ये, इनका जो शरीर होता है ना वो लंबा और पतला होता है। शरीर का विखंडन होता है, इसमें आप देखोगे शरीर का विखंडन होता है, और जल या गीली मिट्टी में ये आसानी से पाए जाते हैं। और शरीर बहुत ही लचीला होता है, द्विपार्श्विक होता है एवं त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, और जो ये कार्डेटा होता है, ये कार्डेटा क्या होते हैं? तो ये पूरा विकसित रीढ़ की हड्डी वाला जीव होता है। इसमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब क्लोज रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत मछली आते हैं, उभयचर आते हैं, मछली उभयचर, उसके बाद सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं, 5 आते हैं। ठीक है, तो ये सारे कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मैमिलिया वर्ग का उदाहरण नहीं है? चूहा, हाथी, शेर, सांप। तो सांप जो होगा ना ये मैमिलिया वर्ग का नहीं, ये किसका है? ये सरीसृप का है, सरीसृप का है। और ये इनके शरीर के अंदर वर्टिब्रेट तो पाई जाती है, लेकिन ये रेंगते हैं और ये सरीसृप ग्रुप में आते हैं। ठीक है, बाकी चूहा, हाथी और शेर ये सब मैमेलिया ग्रुप के आते हैं। और मैमेलिया किसको बोला जाता है?
जो जिसमें स्तन ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है, जिसमें स्तन ग्रंथि पाया जाता है, स्तन ग्रंथि पाया जाता है, और जो बच्चों को जन्म देने के बाद उनको दूध पिलाते हैं तो वो मैमेलिया ग्रुप में आते हैं। तो सांप में ऐसा गुण नहीं पाया जाता, इसलिए सरीसृप ग्रुप में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? पोरीफेरा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो सबसे बड़ा ग्रुप की बात हो तो हमने बताया था सबसे बड़ा ग्रुप किसका होता है? ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा में 10 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, इसलिए सबसे बड़ा होता है। इसमें जितने भी जीव होते हैं उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं, और पैरों में संधि पाया जाता है। संधि पाया जाता है, संधि मतलब पैर में संधि जाली टाइप का पाया जाता है, जिससे वो आसानी से कहीं भी चिपक सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 पंख पाया जाता है, 4 पंख पाया जाता है। ठीक है, जो उड़ने वाले होते हैं उनमें 4 पंख पाया जाता है, और इसके अंतर्गत सारे कीट आते हैं। ठीक है, जितने भी दुनिया का कीट है, कीट, कीड़े मकोड़े, मक्खी, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में तितली ले लो, आप कॉकरोच ले लो, ठीक है, मधुमक्खी, जितने भी कीट होंगे वो ऑर्थोपोडा ग्रुप्स में आएंगे, और ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा ग्रुप ये हो गया। अब अगर पूछा जाए कि सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है, तो सेकंड सबसे बड़ा होगा मोलस्का। ठीक है, मोलस्का जो है ना, मोलस्का ये हमारा सेकंड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का आती है। ठीक है, पोरीफेरा को स्पंज ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे पहला ग्रुप फाइलम आया था नॉन वर्टिब्रेट में। और एनिलिडा जो है, एनिलिडा के अंतर्गत वो सॉफ्ट वाले आते हैं जो पतला और लंबा होता है। ठीक है, जिसमें जोंक, केचुआ आते हैं। ओके, इसमें सब उभय लिंगी होते हैं एनिलिडा में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या आता है? जितने भी चपटे वर्म आते हैं वो आते हैं, इसको चपटा वर्म बोला भी जाता है। इसमें चपटे जितने भी जीव होते हैं वो आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल अगर हम दें तो टीनिया, फोसिएला, ठीक है, जिसको फीताकृमि भी बोला जाता है टीनिया को, और ये भी उभयलिंगी होते हैं। इसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से समुद्री आर्चिन किस संघ का उदाहरण है? टेमिकार्डेटा, कार्डेटा, मोलस्का या फिर एकाइनोडर्मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकाइनोडर्मेटा। समुद्री आर्चिन जो है एकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, इसी ग्रुप से पाए जाते हैं, और ये जलीय होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जल में पाए जाते हैं। इस ग्रुप के सभी जीव जल में पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी अभी विकास हो रही है, अविकसित टाइप का रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा। इसके बाद जो होगा ग्रुप, मतलब इसके बाद जो एवोल्यूएट होगा वो कार्डेटा में जाएगा, इसलिए एकाइनोकार्डेटा जो होते हैं वो अविकसित रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन से चपटा फीता नुमा परजीवी कृमि किस संघ में पाए जाते हैं? चपटा फीतानुमा परजीवी, तो चपटा हमने बोला था प्लेटीहेल्मिन्थेस में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सारे के सारे चपटे होते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में सारे के सारे चपटे होते हैं। इसका जो जनन होता है ना वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का होता है। इसमें जो ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों एक साथ पाए जाते हैं। मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको उभयलिंगी भी बोलते हैं। उभय लिंगी, ये उभय लिंगी होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हो जाएगा टीनिया, टीनिया जिसको हम लोग बोलते हैं फीताकृमि, टेप वर्म, हाँ यही टेप वर्म है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीताकृमि, फीताकृमि, इसी टीनिया को बोला जाता है फीताकृमि। और दूसरा अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो फोसिएला, फोसिएला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल। पोरीफेरा स्पंज ग्रुप, मोलस्का जो हमारा सेकंड सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक खोल के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कार्डेटा होती है, ये कार्डेटा जो होती है ये विकसित, और इसी के अंदर ममेलिया आती है, पक्षी, एम्फीबियंस, और हम लोग भी इसी कार्डेटा में आते हैं। इसमें विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा या फिर नाइडेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाइनोडर्मेटा है। इसको मैंने बताया था कि जितने भी इसमें आते हैं सारे के सारे जलीय होते हैं, जैसे कि सी लिली, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, ये सब इसी में आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से खंडित सिर और नेफ्रेडिया पाया जाता है। खंडित सिर मतलब जो सिर है ना वो खंडित रहेगा। ओके, और नेफ्रेडिया पाया जाएगा उत्सर्जी अंग। तो किसमें? पोरीफेरा, एनिलिडा, नाइडेरिया या फिर एकाइनोडर्मेटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिलिडा। एनिलिडा में आपको जो खंडित सिर देखने को मिलेगा, उसके बाद नेफ्रेडिया पाया जाएगा। ये उत्सर्जी अंग है, ठीक है, ये उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है नेफ्रेडिया। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जोंक हो जाएंगे, केंचुआ हो जाएंगे और नेरिस हो जाएंगे। ये सारे इनके एग्जाम्पल होंगे। ये पतले होंगे, लंबे होंगे और सॉफ्ट स्किन वाले होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा का उदाहरण नहीं है? हाइड्रा, साइकन, ओबिलिया, ऑरेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकन, ठीक है। देखो सिलेंट्रेटा किसको बोला जा रहा है? सिलेंट्रेटा ग्रुप्स को, कौन ग्रुप को सिलेंट्रेटा बोला जाता है? निडेरिया को, ठीक है, निडेरिया। निडेरिया ग्रुप्स को सिलेंट्रेटा बोला जाता है। इस ग्रुप में हाइड्रा आते हैं, ओबिलिया आते हैं, ऑरेलिया आते हैं, ठीक है। इस ग्रुप में हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया आते हैं। और इसमें और क्या आते हैं? तो इसमें अगर आप देखोगे पोरपीटा आते हैं, पोरपीटा आते हैं, ठीक है। तो ये सब इस ग्रुप में आते हैं। और जो साइकन है ये कहाँ आते हैं? साइकन इसमें नहीं आ रहा है, तो साइकन कहाँ पे आएंगे? तो साइकन जो है ना वो पोरफेरा में आते हैं। पोरफेरा ग्रुप का ये जीव है, ठीक है, पोरफेरा ग्रुप का। और इस ग्रुप को स्पंज ग्रुप भी बोला जाता है, स्पंज ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एस्केरिस, एस्केरिस किस संघ का जीव है? एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्केलमेंथिस, ठीक है। एस्केलमेंथिस में एस्केरिस आते हैं और इसी ग्रुप को बोला जाता है, इसी ग्रुप को बोला जाता है निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा। जो निमेटोडा ग्रुप है वो एस्केलमेंथिस को ही बोला जाता है। और इसको बोला जाता है गोल क्रीमी, गोल क्रीमी, ठीक है, गोल क्रीमी इसी ग्रुप्स में आते हैं। ओके, एस्केलमेंथिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरीय सम्मति प्रदर्शित करने वाला स्पॉन्ज का नाम बताइए। साइकोन, हाइड्रा, यूप्लेक्टेला, टीनिया। तो पहले जान लीजिए अरीय सम्मति क्या होते हैं। मतलब कोई भी जीव को अगर आप बीच में से काट दोगे तो ये जो जीव है ना, ये जीव आपको दो भाग में सेम स्ट्रक्चर के दिखाई देंगे। मतलब इधर से आप देखोगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इधर से भी आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेकिन पासर वो उल्टा रहेगा। पासर मतलब इसका जो लेफ्ट होगा इसका राइट होगा, इसका राइट जो होगा इसका लेफ्ट होगा। पासर उल्टा मतलब जैसे आप मिरर में खुद को देखते हो तो बस आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम टू सेम दिखता है। तो इस जीव को जितना बार आप काटोगे उतना बार आपको सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसको बोलता है अरीय सम्मिति, ठीक है। और यह किस जीव में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है साइकन। साइकन किस ग्रुप में आते हैं? तो साइकन जो आते हैं वो आपका जो आते हैं वो पोरीफेरा ग्रुप में आते हैं, ठीक है, पोरफेरा ग्रुप में आते हैं। और इसको स्पंज ग्रुप भी बोला जाता है साइकन को, ठीक है। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा जो है वो निडेरिया ग्रुप में आते हैं, निडेरिया। इसको सिलेंट्रेटा ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। यूप्लेक्टेला ये क्या होते हैं? तो यूप्लेक्टेला जो कांच के स्पंज का एक जीनस है, ठीक है, ये कांच के स्पंज का एक जीनस है। और ये प्रशांत और हिंद महासागरों में
मुख्यतः पाया जाता है और गंदे समुद्र तल पर भी ये पाया जाता है एकदम नीचे। और इसका प्रयोग जो है सजावट के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। ओके, और जो टीनिया है, ये टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप्स का पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप का होता है। इसको चपटा क्रीमी भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही फ्लैटी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्पॉन्ज निम्न में से किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं? ट्रोकोसाइट्स, थिसोसाइट्स, क्रोएनोसाइट्स या फिर पिनकोसाइट्स। तो जो स्पॉन्ज होते हैं वो अपना भोजन जो है ना वो क्रोएनोसाइट्स से ग्रहण करते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज ग्रुप जो है ये एक ऐसा ग्रुप है, स्पॉन्ज ग्रुप, जिसको पोरीफेरा बोला जा रहा है, ठीक है, जिसको पोरीफेरा ग्रुप बोला जा रहा है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका खुद का तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज ग्रुप का खुद का पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन जो होता है वो कोएनोसाइट्स द्वारा ग्रहण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, पोरीफेरा संघ के सदस्यों का जो अंत कंकाल किसका बना होता है? तो पोरीफेरा स्पंज ग्रुप का जो कंकाल होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट तथा सिलिका का, ठीक है। जो उसका कंकाल तंत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है। संघ पोरीफेरा सदस्य के कौन है? तो पोरफेरा जो सदस्य है उनमें ल्यूकोसेलेनिया भी है, साइकन भी है और यूप्लेक्टेला भी है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो क्या है? इसके अलावा हाइलोनेमा, हाइलोनेमा ये भी आपका पोरीफेरा ग्रुप में ही आता है, ठीक है। पोरीफेरा ग्रुप क्या होते हैं? तो ये एक बहुकोशिकीय ग्रुप है, बहुकोशिकीय ग्रुप है और इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो सभी जीव के शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, ठीक है। इसके शरीर की जो देह भित्ति होती है ना उससे ये ढका रहता है और देह भित्ति कैल्केरियस अथवा सलिका की बनी होती है। इसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है, कंकाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है और पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है कि अगर शरीर का कोई भी अंग कट जाता है तो उसको वापस उगाने की क्षमता होती है। लेकिन इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, परिसंचरण इसका नहीं होता है। इसका तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, और इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, ये सब नहीं पाया जाता है। ओके, और इसमें जो भोजन होती है वो आपका पाचन तंत्र में एक प्रोसेस के थ्रू जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कोएनोसाइट्स, ठीक है, कोएनोसाइट्स। ओके, पोरीफेरा, इसको स्पंज ग्रुप भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाइड्रा का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो हाइड्रा जो है
वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, हाइड्रा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। हाइड्रा किस ग्रुप से हैं? तो हाइड्रा निडेरिया ग्रुप से, निडेरिया ग्रुप से, और इस ग्रुप का नाम है सिलेंट्रेटा ग्रुप। इसमें जो पोषण होता है वो मांसाहारी टाइप का पोषण होता है, और ये जलीय जीव होते हैं, ये सारे के सारे जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो होगा अमोनिया। और निडेरिया संघ का ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जीव है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो जनन होगा वो अलैंगिक पाया जाएगा, और इस विधि को पुनरुद्भवन के द्वारा भी आप समझ सकते हो कि इसमें आपको पुनरुद्भवन भी देखा जाता है, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है ना वो पुनरुद्भवन के थ्रू ही होता है। मतलब जो उसमें जनन होता है वही एक पुनरुद्भवन प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसका उत्सर्जी पदार्थ जो होगा वो अमोनिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निडेरिया के सदस्यों में देह भित्ति होती है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विस्तरीय। ठीक है, निडेरिया के सदस्यों की जो देह भित्ति होती है वो द्विस्तरीय होती है। निडेरिया इस संघ के सभी जीव जलीय होते हैं। पहली बात तो इस संघ के सभी जीव जलीय होगा। ठीक है, इसी को हम लोग सिलेंट्रेटा ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। सारे के सारे जीव जलीय होते हैं। ये जंतु जो होते हैं ना, इनका द्विस्तरीय जो होता है, द्विस्तरीय सदस्य की देह भित्ति पाई जाती है। इसमें इसका जो मस्तिष्क और इसका कोई भी केंद्रीय तंत्र बिल्कुल भी इसमें प्रेजेंट नहीं पाया जाता है। मतलब इसका मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, और कोई भी इसका केंद्रीय तंत्र नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें केंद्रीय तंत्र नहीं पाया जाता। अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का इसमें जनन आप देख सकते हो, और इसमें जो है ना दंश कोशिका भी पाई जाती है। इसमें दंश कोशिका भी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ निडेरिया के सदस्य का जो शरीर है उसका संगठन किस स्तर का प्रदर्शन करता है? कोशिकीय, अंगीय, उत्तकीय, या फिर अंगतंत्रीय? तो निडेरिया की बात हो रही है, तो निडेरिया में मैंने बताया था कि इसका जो शरीर वो तंत्रिका लेस है। इसमें उत्तकीय शरीर होता है। ठीक है, इसमें उत्तक का विकास हो चुका है, उत्तकीय शरीर है निडेरिया। इसी को सिलेंट्रेटा बोला जा रहा है। इसमें हाइड्रिया पाया जाएगा, ओबिलिया पाया जाएगा, पोरपिटा पाया जाएगा। ओके, तो इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता। इस सदस्य के किसी भी जीव में आप ब्रेन नहीं देखोगे। ठीक है, इसमें कोई भी ब्रेन नहीं होता है। ओके, चलिए तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है, और इसमें कोई भी जाल, मतलब ये एक तंत्रिका का कोई जाल नहीं पाया जाता इसके शरीर में। इसमें स्पष्ट और अस्थायी अंग नहीं बनाते। इसमें कोई भी स्पष्ट और अस्थायी अंग नहीं होता है, और इसके शरीर का जो संगठन होता है ना वो उत्तकीय स्तर का ही होता है। मतलब पूरा का पूरा शरीर उत्तक स्तर से बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? ठीक है, दंश कोशिका किसमें पाई जाती है? पोरफेरा, निडेरिया, ऑर्थोपोडा, या फिर टिनोफेरा? तो दंश कोशिकाएं अगर बात की जाए तो ये आपको निडेरिया में देखने को मिलेगा। ओके, निडेरिया में मैंने बोला था हाइड्रा में दंश कोशिका पाई जाती है, और ये इसी ग्रुप को हम लोग सिलेंट्रेटा बोलते हैं। ऑर्थोपोडा जो है ये सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, पोरफेरा जो स्पंज ग्रुप हो गया हमारा, और टिनोफेरा इस ग्रुप में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ग्रुप का जो शरीर है ना पारदर्शी पाया जाता है। पारदर्शी वाला शरीर पाया जाता है टिनोफेरा में। इसका एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे तो जेली फिश हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में पाचन होता है। हाइड्रा में पाचन कैसे होता है? तो हाइड्रा में जो पाचन होता है बाह्य कोशिकीय, अंतःकोशिकीय, या फिर दोनों? तो हाइड्रा में पाचन होगा दोनों, बाह्य और अंतःकोशिकीय दोनों टाइप का पाचन इसमें देखने को मिलता है हाइड्रा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाइड्रा किस ग्रुप से बिलोंग्स करते हैं? सिलेंट्रेटा ग्रुप्स पे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र लेस, ब्रेन लेस जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में शोषण एवं उत्सर्जन का कार्य होता है विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विसरण द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रा में जो भी शोषण और उत्सर्जन का काम होता है वो विसरण द्वारा था। हाइड्रा निडेरिया संघ का एक जीव है। इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त होता है, और इसका उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो विसरण द्वारा बाहर निकलता है, और शोषण भी विसरण द्वारा ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक या निम्न कोटि का तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? देखो तंत्रिका तंत्र पाया जाता बोला जा रहा है, लेकिन निम्न कोटि का, प्रारंभिक, ठीक है, अविकसित, ऑर्थोपोडा, निडेरिया, इकाइनोडर्मेटा या फिर एनेलिडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन बी, निडेरिया, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में बोला जा रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र है वो निम्न कोटि का या प्रारंभिक पाया जा रहा है। मतलब तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाने का रीजन यही है कि उसमें विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जा रहा, उसमें अभी निम्न कोटिका का तंत्रिका तंत्र है, प्रारंभिक तंत्रिका तंत्र, मतलब अभी वो विकसित हुआ नहीं, विकसित हो रहा है। ओके, लेकिन जब विकसित हो जाएगा तो उसको विकसित तंत्रिका बोला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेट है? समुद्री एनीमोन, समुद्री खीरा, समुद्री गाय, समुद्री अश्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन जो है ना, ये सिलेंट्रेट ग्रुप का जंतु है, ठीक है, सिलेंट्रेट ग्रुप का जंतु है। सिलेंट्रेट में कौन कौन आता है? तो सिलेंट्रेट में आप देखोगे हाइड्रा आएगा, ओबिली आएगा, पोलपीटा आएगा, ओके, समुद्री एनीमोन आएगा, सब सिलेंट्रेट ग्रुप में आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के जंतु के शुक्राणु में 2 पूंछ पाई जाती है? नॉर्मली शुक्राणु जो होती है वो इस शेप में पाया जाता है, ठीक है, इस शेप में पाया जाता है, 2 पूंछ वाले शुक्राणु। पोरीफेरा में, निडेरिया में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में या कार्डेटा में? तो ये पाया जा रहा है आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में, क्योंकि इस ग्रुप के सभी जीव जो होते हैं चपटा होता है, इसको चपटा कृमि भी बोला जाता है, और इसमें जो शुक्राणु होगा वो 2 पूंछ वाले होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है? टीनिया ग्रुप में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है? टीनिया में उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? सोलेनोसाइट्स, क्लोम, नेफ्रिडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टीनिया एक्चुअली किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है? पहले ये जान लो कि टीनिया जो होती है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से होती है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप से। इसको चपटा ग्रुप भी बोला जाता है, टीनिया को चपटा कृमि भी बोला जाता है, और इसमें जो उत्सर्जन होती है वो किसके थ्रू होती है? तो उत्सर्जन इसका सोलेनोसाइट्स द्वारा होता है, ठीक है, टीनिया में जो उत्सर्जन होती है वो सोलेनोसाइट्स द्वारा होता है। ये द्विलिंगी जीव है, ठीक है, टीनिया जो है ना वो द्विलिंगी है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन इसमें पाया जाएगा। इसको हम लोग उभयलिंगी भी बोलते हैं, द्विलिंगी होते हैं। और जनन जो होती है वो स्वनिषेचन द्वारा, तो मतलब खुद से ये कर लेता है। श्वसन अंग जो होता है इसका नहीं होता है, ठीक है, इसमें श्वसन अंग ही नहीं होता है। और ये जो श्वसन करते हैं वो अनाक्षी श्वसन करते हैं, अनाक्षी श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन के बिना करते हैं, ठीक है, O2 के बिना ये श्वसन करता है, अनाक्षी श्वसन, और इसमें श्वसन तंत्र ही नहीं होता है टीनिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में पोरफायरिन वर्णक का क्या काम है? केंचुए में जो पोरफायरिन वर्णक होता है उसका क्या काम है? तो पोरफायरिन वर्णक का जो काम होगा वो होगा शरीर की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से रक्षा। केंचुआ क्या होता है? वो नॉर्मली सरफेस पे रहता है, तो पैराबैंगनिक विकिरण उसके शरीर को जला सकता है, क्योंकि केंचुआ का जो शरीर होता है बहुत ही मुलायम होता है, वो पतले और लंबे होते हैं, बहुत मुलायम होता है। अगर आप थोड़ा सा नमक उसमें डाल देते तो फिर वो क्या होता है? पिघल जाता है, इतना सॉफ्ट होता है। तो ये पैराबैंगनिक किरण को कैसे झेलता होगा? तो पैराबैंगनिक किरणों से रक्षा करने के लिए उसके शरीर में पाया जाता है पोरफायरिन, ठीक है, पोरफायरिन पाया जाता है, और ये एक पिगमेंट है जो उसको बचाती है पैराबैंगनिक किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, केंचुए में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। केंचुए में हीमोग्लोबिन तो पाया जाता है, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी में, रुधिर प्लाज्मा में, प्रगृही तरल में या फिर जीवद्रव में? तो केंचुए का जो हीमोग्लोबिन होता है वो रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में होता है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है वो आरबीसी में होता है, लेकिन यहाँ पे जो रुधिर जो है ना हीमोग्लोबिन, वो रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो जो इसमें गैसों का आदान प्रदान होगा वो भी प्लाज्मा में घुली हुई रूप में ही होती है। ओके,
तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। कीटों में उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं? त्वचा, ज्वाला कोशिकाएं, मैलपीघी नलिकाएं या फिर हरित ग्रंथियां? तो इसको कहते हैं मैलपीघी नलिकाएं। मैलपीघी नलिकाएं क्या होती है? तो ये एक प्रकार का उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं जो कुछ कीड़ों, मायरीपोड्स, आर्चिड्स और टार्डिगेट्स में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली में एलिमेंट्री कैनाल से फैली शाखाओं वाली नलिकाएं होती है जो आसपास के हेमोलिम्फ से विलेय पानी और कचरे को अवशोषित करके बाहर निकाल देती है। तो इस तरह मैलपीघी नलिकाएं सारे कीटों में पाई जाती है उत्सर्जी अंग के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेरिस निम्न में से किसके सदस्य हैं? नेरिस किसके सदस्य हैं? एनिलिडा का, मोलस्का का, ऑर्थोपोडा का या फिर एकाइनोडर्मेटा का? तो नेरिस किसके सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिलिडा का। एनिलिडा में क्या होते हैं? 3 एग्जाम्पल मैंने दिया था, केंचुआ, जोंक और नेरिस। ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं और बहुत ही लंबे होते हैं। ओके, चलो बहुत ज़्यादा नहीं, लंबे, पतले और सॉफ्ट स्किन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है? इंसेक्ट, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, ऑर्थोपोडा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा जाति पाई जाती है। कितने? 10 लाख। 10 लाख के बराबर जातियाँ पाई जाती है। इस ग्रुप्स में जितने भी जीव होते हैं उनकी 3 जोड़ी पैर होती है, ये फिक्स है, 3 जोड़ी होगी। ठीक है, और 4 पंख होंगे, 4 पंख होंगे और पैरों में संधि पाई जाएगी। ठीक है, पैरों में संधि पाई जाएगी और इस ग्रुप में सभी कीट आएंगे। ठीक है, जितने भी कीट है, जितने प्रकार के, वो सब ऑर्थोपोडा में आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोपोडा जंतुओं में हल्का नीला रंग किसके कारण होता है? हिमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, हीमिन या फिर पोरफायरिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हीमोसाइनिन। ऑर्थोपोडा ग्रुप्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन पाया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस वजह से उनका जो खून का रंग होता है वो लाल नहीं, नीला होता है। ठीक है, नीला होता है। और ये क्वेश्चन आया भी है किस तरीके से, कॉकरोच का जो ब्लड का रंग है वो कैसा होता है? तो कॉकरोच का ब्लड का रंग नीला होता है। कॉकरोच क्या है? ऑर्थोपोडा में आते हैं और ऑर्थोपोडा में जो हीमोग्लोबिन होता है पिगमेंट, उसकी जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है और हीमोसाइनिन की वजह से ये नीला होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच में एलरी पेशियों किससे संबंधित है? एलरी जो पेशियां होती है वो किससे संबंधित है? हृदय, डायाफ्राम, ट्रैकिया या फिर मैलपीगी नलिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है हृदय। जो कॉकरोच का एलियरी पेशियां होती है वही हृदय के समान होती है। ठीक है, हृदय से संबंधित होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कॉकरोच का हृदय होता है 13 कक्षकों वाली, 12 कक्षकों वाली, 11 कक्षकों वाली या फिर 10 कक्षकों वाली? तो कॉकरोच का जो हृदय होता है ना वो 13 चैम्बर वाली होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच का जो हृदय होता है वो 13 चैम्बर वाली होती है। ओके,
अब ये हृदय चैम्बर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, हृदय चैम्बर क्या होता है। तो जैसे हमारा हृदय होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, ठीक है। दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, ठीक है, ये 4 होता है। इसी तरह जितने भी मछली है ना, जितने भी मछली है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं इस शेप के, ठीक है, इस शेप के मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर, उसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं हृदय में। वो किस शेप के होते हैं? इस शेप के, ठीक है, इस शेप के होते हैं। उभयचर में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जितने भी सरीसृप होते हैं, सरीसृप जितने भी होते हैं उसमें भी 3 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृप में भी 3 चैम्बर पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद में अगर आप देखोगे सरीसृप में तो मगरमच्छ, मगरमच्छ ये जो है ना अपवाद में, क्योंकि इसका 4 पाया जाता है, मगरमच्छ का 4 पाया जाता है, ठीक है। पक्षी में कितने पाए जाते हैं? तो पक्षी में भी 4 पाए जाते हैं। पक्षी में 4 पाए जाते हैं। स्तनधारी में, स्तनधारी में, तो स्तनधारी में भी 4 पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबका चैम्बर अलग अलग होता है। तो कॉकरोच में 13 चैम्बर पाए जाते हैं, कॉकरोच में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंचुए का जो मुख्य नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होते हैं? यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया या फिर अमोनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनिया, ठीक है। जो केंचिया होते हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि ये अमोनोटेलिक होते हैं। इसको अमोनोटेलिक बोला जाता है, अमोनोटेलिक, ठीक है, क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। और अगर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता तो उसको यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा यूरिकोटेलिक, यूरिया का करेगा यूरियोटेलिक और अमोनिया करेगा अमोनोटेलिक, ये बोला जाता है। तो केंचुआ होता है अमोनोटेलिक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मोलस्का का श्वसन वर्णक क्या है? क्लोरोक्यूरिन, हीमोएरिथ्रिन, हीमोसाइनिन या फिर हीमोग्लोबिन। मोलस्का में जो वर्णक होता है, श्वसन वर्णक, वो कौन सी है? तो मोलस्का का जो श्वसन वर्णक होता है वो होता है हीमोसाइनिन, ठीक है। मोलस्का में भी हीमोसाइनिन पाया जाता है। चलिए, इसलिए इसका भी ब्लड जो है लाल रंग का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा में श्वसन होता है त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम दरारों से या फिर वृत्त में से कोई नहीं। तो हेमिकार्डेटा में अगर बात किया जाए तो इसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्लोम दरार द्वारा होता है, ठीक है। हेमिकार्डेटा में क्लोम दरार से श्वसन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उभयचरों का हृदय होता है, तो अभी हमने बताया उभयचरों का हृदय कितना होता है? त्रिस्तरीय, 3 चैम्बर होता है उभयचर का, ठीक है। उभयचर का 3 चैम्बर होता है। 2 चैम्बर किसका होता है? मछली का, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। 2 चैम्बर मछली का। और सरीसृप का, सरीसृप का भी 3 चैम्बर होता है। पक्षी का 4 चैम्बर होता है। और स्तनधारी का इसका भी 4 चैम्बर होता है, ठीक है। सरीसृप में जो 3 चैम्बर होता है इसमें अपवाद कौन है? अपवाद में है मगरमच्छ, क्योंकि इसका भी 4 चैम्बर पाया जाता है मगरमच्छ में, ठीक है, इसलिए ये अपवाद में आता है, ओके। तो उभयचर में 3 चैम्बर, 3 कोष्ठकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों के मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 8, 10, 12, 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जोड़ी, ठीक है। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है उभयचर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्राशय अनुपस्थित होता है, मूत्राशय अनुपस्थित होता है किसमें? छिपकलियों में, सर्पों में, क्रोकोडाइल्स में, इन सभी में। तो मूत्राशय जो होते हैं वो क्रोकोडाइल में मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्रोकोडाइल में नहीं पाया जाता है। पक्षी में अगर बोला जाए तो कबूतर में नहीं पाया जाता है, कबूतर में भी
मूत्रा से नहीं पाया जाता, क्रोकोडाइल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी तथा सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पक्षी तथा सरीसृप का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनिया तथा यूरिया दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक अम्ल। मैंने बोला था पक्षी और सरीसृप जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक इसको बोला जाता है यूरिकोटैलिक, जो यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। ठीक है, यूरिया का निष्कासन कौन करता है? तो स्तनधारी करते हैं। ठीक है, अमोनिया का कौन करता है? उभयचर। ठीक है, उभयचर जो होते हैं वो अमोनिया का करता है। ओके, तो यूरिक अम्ल का कौन करेगा? पक्षी और सरीसृप। ओके, तो सरीसृप जो होते हैं वो जो एक ऐसा जंतु होता है जिसका रुधिर जो होता है ना शीत होता है, ठंडे खून वाला होता है। सरीसृप का जो ब्लड होता है वो ठंडे खून का होता है। ठीक है, इसका त्वचा शुष्क और केरोटीन युक्त होता है और इसका पूर्ण आहार नाल होता है। ठीक है, इसमें पूर्णतः आहार नाल पाया जाता है, आहार नाल पाया जाता है। और इसका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर वाला हृदय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पक्षियों का जो हृदय होता है वो होता है 3 कक्षकीय, 4, 2 या फिर 1। तो पक्षी का हमने बताया था 4 होता है। ठीक है, मैमल्स का भी 4 होता है। 3 किसका होता है? सरीसृप और एम्फीबियंस का। 2 किसका होता है? जो 2 होता है वो मछली का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण पक्षी और स्तनधारी में समान होता है? पक्षी में और मैमल्स में समान गुण पाया जाता है। कनिकामय त्वचा, हल्की व खोखली अस्थियां, जरायुज स्वभाव या फिर समतापी शरीर। तो इन दोनों में अगर सिमिलर की बात किया जाए तो वो होगा समतापी शरीर। पक्षी का भी समताप होता है और स्तनधारी का भी समताप होता है। ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स का क्या होता है? ठंडा खून होता है। ओके, शीत खून वाले होते हैं और इनका समताप मतलब क्या होता है? इनका शरीर का जो टेम्परेचर होता है ना वो न बढ़ता है न घटता है, वो फिक्स रहता है। तो स्तनधारी में भी फिक्स रहता है और पक्षियों में भी फिक्स रहता है। और पक्षियों का जो टेम्परेचर होता है उसको हानि होने से कौन बचाता है? तो पक्षी का जो पंख होता है ना वो उसके टेम्परेचर को हानि होने से बचाता है, इसलिए उनका ताप हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी किसे माना जाता है? डिप्नोई, स्फिनोडोन, कीवी या फिर आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कियोप्टेरिक्स। तो मैंने एवोल्यूशन में बताया था कि मछली से जब एवोल्यूशन हुआ तो वो बना हमारा उभयचर। ठीक है, कैसे बना हमने बताया था? उभयचर जब एवोल्यूएट हुआ तो उससे बना सरीसृप। और सरीसृप का जब विकास हुआ तो बना पक्षी। ठीक है, और पक्षी का जो विकास हुआ तो बना स्तनधारी। तो देखो ये जो प्रोसेस है वो करोड़ों सालों में हुआ होगा। ठीक है, करोड़ों सालों में हुआ होगा। तब यहाँ पे देखो सरीसृप और पक्षी को जोड़ने वाली कड़ी, मतलब सरीसृप से ही पक्षी बना, ये तो कंफर्म है, सरीसृप से पक्षी बना। तो सरीसृप जब पक्षी बन रहा था तो करोड़ों साल में पक्षी बना होगा, लेकिन आधा टाइम जब विकास हो चुका था, मतलब सरीसृप जब आधा विकास कर चुका था तो एक ऐसा स्टेज में पहुंचा था जहां पे 50% सरीसृप का गुण था और 50% पक्षी का गुण था, मतलब आधा आधा हो गया था। ठीक है, मतलब ये आधा पक्षी और आधा सरीसृप बना था। और उस स्टेज को क्या बोला जाता है? तो उस स्टेज को ही बोला जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, उस स्टेज को बोला जा रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, और इसलिए इसको बोला जा रहा है सरीसृप और पक्षियों का बीच का कड़ी। और ये जो थ्योरी है जो हमने आपको बताया कि एवोल्यूएट हुआ है सरीसृप से पक्षी तक, ये हमें वो थ्योरी कहाँ से पता चला? इस आर्कियोप्टेरिक्स से पता चला, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव है, आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव है जिसमें 50% गुण आपका सरीसृप का था। ठीक है, और 50% गुण पक्षी का था।
तो इसको देख के ये अनुमान लगाया गया कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये अगर आधा सरीसृप और आधा पक्षी हो सकता है, तो इसका मतलब सरीसृप से ही पक्षी का निर्माण हुआ होगा और ये बीच की कड़ी है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ये आधा विकास हो चुका था पक्षी में, लेकिन आधा गुण उसका अभी भी सरीसृप जैसा ही है। तो इसी से ये अनुमान लगाया गया कि सरीसृप से ही पक्षी का निर्माण हुआ। इसी तरह पूरा का पूरा एवोल्यूशन जो है ना वो इस सीक्वेंस में ही हुआ है और सबके बीच आपको कुछ ना कुछ कड़ी, योजक कड़ी मिलेगी। तो सरीसृप और पक्षी के बीच योजक कड़ी हो तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा कंप्लीट पहले डिटेल्स दे दिया था कंसेप्ट वाइज, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दिया। कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो या भी है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं JEET10, जीत10। ठीक है, जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है। इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।